चलिए इस वीडियो लेक्चर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बायोगैस क्या होती है और उसको किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। एक आउटलाइन में आपके सामने रख रहा हूं, फिर हम डिटेल मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। देखिए, बायोगैस एक ऐसी गैस है जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी मीथेन गैस का होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस आर आल्सो प्रेजेंट, बट मोस्ट प्रीडोमिनेंट गैस इज मीथेन। ये आपको याद रखना है। बायोगैस तैयार करने के लिए हमको एक टाइप का सबस्ट्रेट चाहिए, यानी प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, ये सभी वेस्ट मटेरियल को मिला करके हम लोग बायो वेस्ट कह सकते हैं। इस बायो वेस्ट को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको कैटल डंग यानी कि गोबर की जरूरत पड़ती है। क्यों हम कैटल डंग यूज करते हैं, इसका भी रीजन हम इसी टॉपिक में देखने जा रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen and other gases which are present in trace amount, trace यानी very small quantity। तो इस बायोगैस को मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाने में सबसे ज्यादा अमाउंट होता है मीथेन का। मीथेन इज प्रेजेंट 50 to 80% among all the gases। कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी होता है 15 to 20%, and these gases, specifically other gases, are present in very small amount, that is trace। तो trace का मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी। This biogas can be used for domestic purpose as well as industrial purpose। डोमेस्टिक पर्पस मीन्स घर में लाइट जलाने के लिए, फैन जलाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए हम बायोगैस का यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो बायोगैस के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए भी कई मर्तबा बायोगैस का यूज किया जाता है, लेकिन आजकल ये बायोगैस हमको सिटीज में नहीं देखने को मिलती है। बायोगैस के मैक्सिमम प्लांट रूरल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, रूरल एरियाज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दिस बायोगैसेस आर प्रोड्यूसेस एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट। तो पहली रिक्वायरमेंट हम लोगों का होता है सबस्ट्रेट, यानी कौन सी चीजों से हम बायोगैस तैयार कर सकते हैं। तो सबस्ट्रेट इंक्लूड्स मैनी ऑफ द बायो वेस्ट मटेरियल। बायो वेस्ट मतलब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे ही हम बायो वेस्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री waste, and domestic waste is also included। domestic waste कह सकते हैं आप। next is municipal waste। so all these waste material are collected in a concrete tank। इस concrete tank में जो 10 to 15 feet long है, उस टैंक में आपने ये सारा सैनिटाइजर ऐड कर दिया, मतलब बायोवेस्ट ऐड कर दिया। अब आपको एक ऐसे एजेंट की जरूरत है जो इस बायोवेस्ट से बायोगैस तैयार कर दे, और उस एजेंट का नाम है बैक्टीरिया, दैट इज मिथेनो बैक्टीरियम। इसके बारे में जितने पॉइंट्स मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो सब आपको बच्चों याद रखना है, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम इज वन ऑफ द N
एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपनी लाइफ जीता है बगैर ऑक्सीजन के। दिस मिथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस यानी जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट के साथ साथ कीचड़ वगैरह के जो रीजन्स होते हैं वहां पे मिथेनोबैक्टीरियम ज्यादातर पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑर्गेनिक रूडिमेंट and the most favorable place for the methanobacterium is rumen of cattle। rumen of cattle, cattle मतलब एनिमल, जो गाय होती है, भैंस होती है, या फिर जो बैल होता है, इन एनिमल्स के यानी कैटल्स के रूमेन। रूमेन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अभी देखिए बच्चों, यहां पर एक पॉइंट समझने के लिए बहुत अच्छा है, वो ये है कि जो कैटल्स हैं वो कैटल्स अपना फूड खाने के लिए कौन सी चीजें यूज करते हैं। ज्यादातर ये कैटल प्लांट्स खाते हैं, मतलब चारा खाते हैं, जो सेल्यूलोजिक कंपोनेंट में बहुत ज्यादा रिच होता है, यानी कैटल का फूड सेल्यूलोजिक फूड होता है। कैटल ने ये सेल्यूलोजिक फूड अपने पेट में इंजेस्ट किया तो स्टमक में, खासतौर से रूमेन पार्ट में, ये एनेरोबिक बैक्टीरिया यानी मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं। दिस मिथेनोबैक्टीरियम एक्ट ऑन सेल्यूलोजिक सबस्ट्रेट एंड ब्रिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोजिक सब्सटेंस इनटू द मिक्सचर ऑफ गैसेस like methane, carbon dioxide, hydrogen and other type of gases। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये ह्यूमंस में यानी हमारे इंटेस्टाइन में या स्टमक में फिट रहेगा। इस इनलेट के थ्रू आपको वेस्ट मटेरियल ऐड करना है। दिस इज सपोज इनलेट पाइपलाइन। ओके, फ्रॉम दिस इनलेट वेस्ट material are added along with dung slurry। slurry का मतलब एकदम पतला डंग, एकदम पतला गोबर जो कैटल से निकलेगा। ये दोनों भी चीजें, वेस्ट मटेरियल एंड कैटल डंग, आर इंटर थ्रू द इनलेट, और वेस्ट मटेरियल भी आप इससे ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए वेस्ट मटेरियल के साथ साथ डंग स्लरी भी ऐड कर दी गई। डंग स्लरी का क्या बेनिफिट है, जैसा हमने अभी देखे कि कैटल के रूमेन में ये बैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिथेनोबैक्टीरियम, तो कैटल के डंग के अंदर भी ये बैक्टीरिया मौजूद रहेंगे। तो हमने मिथेनोजिन बैक्टीरिया के वजह से डंग स्लरी को बायोगैस प्लांट में ऐड किया, मतलब डंग स्लरी के साथ साथ मिथेनोबैक्टीरियम भी इस टैंक में आ गए हैं। अब ये जो टैंक है इसका अपर पार्ट फ्लोटिंग कवर से झाग देने का है। फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ऑन द स्लरी। फ्लोटिंग कवर मींस इसको कोई पैकिंग नहीं रहेगी। अगर अंदर गैस तैयार होती है तो गैस के वजह से ये कवर फ्लोट करेगा या फिर ये हिलता जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई गैस तैयार हो चुकी है। नाउ वी हैव एन आउटलेट पाइप। थ्रू दिस आउटलेट whatever be the biogas generated over here, that is methane, carbon dioxide and so on, this gas can be taken out, and with the help of continuous pipeline these gases can be transferred into the kitchens, industries, for street line and whatever be the desired area। जहां पर हम ये गैस चाहते हैं पाइपलाइन उस एरिया तक के ले जाना है और वहां पे गैस का यूज करना है। सो दिस इज द ब्रॉडवे मैकेनिज्म ऑफ द बायोगैस प्लांट। अब देखिए मैकेनिज्म किस तरह से होता है। मैकेनिज्म की 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलाइसिस।
मतलब ब्रेक डाउन, सेकेंड इज एसिटोजिनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ एसिड, एंड थर्ड स्टेप इज जनरेशन ऑफ गैस मतलब गैस प्रोडक्शन। खासतौर से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, इसीलिए थर्ड स्टेप को आप मीथेनोजिनेसिस भी कह सकते हैं। जिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज कॉल्ड एज मीथेनोजिनेसिस। अब देखिए एक एक स्टेप हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली स्टेप है बच्चों हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि हमने जो वेस्ट मटेरियल उस टैंक में ऐड किया था, दैट वेस्ट मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल पॉलीमर, complex insoluble polymer. On this complex insoluble polymer substrate, two bacteria are acted upon. The name of first bacteria is Clostridium and second bacterium is Pseudomonas. ये दोनों एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल पॉलीमर के ऊपर एक्ट करेंगे या फिर अटैक करेंगे और इनका ब्रेकडाउन करेंगे मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सो दिस टू बैक्टीरियम आर हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया बिकॉज दिस बैक्टीरिया सिक्रीट द एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक प्रोटीएज। प्रोटीएज इन बैक्टीरिया ने सिक्रीट किया सबस्ट्रेट के ऊपर, तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा और उसके मोनोमर तैयार हो जाएंगे यानी कि अमाइनो एसिड। ये बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम सिक्रीट करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर, तो सबस्ट्रेट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा और हमको कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स मिलना शुरू होंगे लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सो ऑन। ये दोनों बैक्टीरिया फिर लाइपेज एंजाइम अगर सिक्रीट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, तो सबस्ट्रेट में जितना लिपिड है वो ब्रेकडाउन होकर के ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड में टूटना शुरू हो जाएगा। सो कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which are secreted by Clostridium and Pseudomonas. So due to this hydrolytic enzyme, our complex insoluble polymer get convert into simple soluble monomer. So this is step number 1 in the mechanism of biogas production. Conversion of complex insoluble polymer into simple soluble monomer. The step is called as hydrolysis because the bacterium produces hydrolytic enzyme for this type of conversion. Now second step, अब हमारे पास में सिंपल सोल्यूबल मोनोमर तैयार हो चुके हैं। इन सिंपल सोल्यूबल मोनोमर को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। सो सम एनारोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट सिंपल सोल्यूबल मोनोमर इनटू ऑर्गेनिक एसिड। मोर स्पेसिफिकली एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूसेस, एसिटिक एसिड। सो दिस इज सेकंड स्टेप एंड दिस सेकंड स्टेप यहां पे लिख देता हूं। This second step is called as acidogenesis. ये स्पेलिंग भी करेक्ट है और अगर D की जगह T आ जाता है तो भी स्पेलिंग करेक्ट है। It is also called as acidogenesis. Genesis मतलब formation. So organic acids are formed and huge amount of acetic acid is obtained. Now it is a time to write the step number 3rd. Step number 3rd is conversion of this organic acid into the gases. अब मिथेनोबैक्टीरियम जो डंग स्लरी में प्रेजेंट है वो मिथेनोबैक्टीरियम ऑर्गेनिक एसिड पर अटैक करेंगे। मिथेनोबैक्टीरियम के दो फॉर्म हैं,
मैं दोनों भी फॉर्म इस एरो के ऊपर लिखूंगा, एरो थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट मिथेनोबैक्टीरियम इज मिथेनोकोकस, इसका शेप स्फेरिकल रहेगा, मतलब कोकस। एंड सेकंड वन इज मिथेनोबैसिलस, बैसिलस का मतलब क्या होता है बच्चों? रॉड शेप। So by the activity of methanococcus and methanobacillus, organic acid get convert into methane gas, carbon dioxide gas and other gases which are produced in very small amount. So these are the three processes. Third process in which organic acids are converted into methane, this third process is called as मिथेनोजेनेसिस, क्योंकि मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए नाम दिया जाएगा मिथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज एसिटोजेनेसिस एंड थर्ड इज मिथेनोजेनेसिस। टैंक में इस तरह के सिक्वेंशियल 3 प्रोसेस होते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल पॉलीमर सिंपल सोल्यूबल मोनोमर में कन्वर्ट हुआ, then simple soluble monomer converts into organic acid and finally organic acid get converts into the gases. अब टैंक में जब ये गैसेस प्रोड्यूस होगी तो ऊपर का जो फ्लोटिंग कवर है वो हिलना शुरू हो जाएगा, ताकि फिर हम पता कर लेंगे कि भाई गैसेस प्रोड्यूस हो गई। आउटलेट पाइप का जो लॉक है वो ओपन कर दीजिए तो गैसेस वहां पाइप में से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब क्या होगा बच्चों, देखिए वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं। जो स्लरी हमने इसमें ऐड किया था, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्लरी, सिर्फ हमारे समझने के लिए है। तो ये स्लरी के अंदर जितने बैक्टीरियम थे वो सब यूज हो गए, उनका यूटिलाइजेशन हो गया। मींस दिस इज अ स्पेंट फॉर्म ऑफ स्लरी। स्पेंट मतलब ये यूज हो गई, इसका काम खत्म हो गया। तो यहां पर आप अगर चाहें तो एक और आउटलेट तैयार कर सकते हैं और पाइपलाइन के थ्रू इस आउटलेट में आप स्पेंट स्लरी को कलेक्ट करेंगे। स्पेंट स्लरी इज कलेक्टेड एंड दिस स्पेंट स्लरी कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। क्योंकि स्लरी में बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं और ये न्यूट्रिशन रिच है। तो आप इस स्लरी को कलेक्ट कीजिए और अपने एग्रीकल्चर लैंड में या फिर अपने खेत में इसको ऐड कर दीजिए, जो कि बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगी। तो देखिए वेस्ट का जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल हमने ऐड किया था वो ऑलरेडी वेस्टेज मटेरियल था, उसे बायोगैस तो हमने निकाल लिया और उसी वेस्ट और सेलरी को फिर से हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर की तरह। ठीक है, तो बायोगैस के इतने बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट थिंग, द बायोगैस प्लांट इज मोस्टली विजिबल इन द रूरल एरियाज, क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं इनमें कैटल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता है। मोस्टली domestication of cattles done in this rural areas for different purposes, क्योंकि इन एरिया में लोगों के पास में खेती होती है दूध के लिए, मिल्क के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये लोग कैटल्स हर घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उतना ही ज्यादा फिर डंग भी प्रोड्यूस होगा, तो जितने ज्यादा कैटल रहेंगे उतना ज्यादा डंग प्रोड्यूस होगा। ओके, और इस डंग को यूटिलाइज करने के लिए बायोगैस प्लांट भी बनाया जाएगा। बायोगैस के थ्रू फिर हमने जो एप्लीकेशन देखा है कि हम गैस भी यूज कर सकते हैं और फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली बायोगैस प्लांट आर seen in the rural areas because these people of the rural areas domesticate mostly cattle for different purposes. Okay, देखिए गवर्नमेंट ने भी रूरल एरियाज के लोगों को सहूलियत दिए
बायोगैस डेवलप करने के लिए, दैट इज देयर आर 2 ब्रांचेस और 2 फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन. ऊपर IARI का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इन दोनों ने मिलकर के ऐसी स्कीम्स और ऐसी कुछ योजनाएं तैयार किए कि जिनकी मदद से रूरल एरियाज में बहुत सारे कंक्रीट टैंक लगा करके, यानी बायोगैस प्लांट लगा करके लोगों को दिया गया और लोग उस बायोगैस से अपने बेनिफिट्स बनाते जा रहे हैं. अब हम देखते हैं कि व्हाई बायोगैस इज फेवर्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इस बायोगैस का फेवर क्यों करती है? बिकॉज बायोगैस इज वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एंड renewable source of energy. Non-conventional and renewable source of energy means these are the applications or significances of the biogas. Significances of the biogas. तो पहला significance क्या है कि biogas is one of the non-conventional and renewable source of energy. Second, biogas is eco-friendly. It is most important significance. Eco-friendly means ये बायोगैस environment को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब बायोगैस पोल्यूशन कॉज नहीं करती है. Therefore बायोगैस इज अ eco-friendly. आप यहां पे इसको ब्रैकेट में नोट कर लीजिए. It is non-polluted gas. Okay. Next thing, biogas can be used for variety of the purposes. It is used for domestic and small scale industries purpose. It is also used for street lamp. एंड बायोगैस इज बर्न विथ ब्लू फ्लेम. ये यहां पर लिख देता हूं, बायोगैस का जो फ्लेम कलर होता है वो ब्लू कलर का. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए और उसको रिवाइज करते जाइए. ठीक है, तो यहां पर माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. अब माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट, ये 2 सब टॉपिक हमारे बाकी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.